शीतल का अधिकार पार्ट 1। शीतल ने कभी अपनी दुनिया के नियमों पर सवाल नहीं उठाया था। एक पारंपरिक भारतीय परिवार में पली बड़ी, उसने हमेशा यही सीखा था कि एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी निस्वार्थ भक्ति में होती है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए और उस घर के लिए जिसे वह अपने हाथों से संवारती है। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने कभी इसकी जरूरत भी महसूस नहीं की। उसके लिए ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि घर संभालने की कला में था, परिवार को जोड़े रखने में था और हर त्याग को मुस्कुराकर स्वीकार करने में था। 20 साल की उम्र में उसकी शादी रमेश से हुई, जो एक मेहनती व्यापारी था। शादी के बाद उसने अपने नए जीवन को उसी समर्पण के साथ अपनाया, जैसा उसने अपनी माँ और दादी को करते देखा था। वह जानती थी कि एक अच्छी पत्नी का धर्म निस्वार्थ होना है, एक माँ का धर्म संतान का पालन पोषण करना है और एक बहू का धर्म घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। और उसने इन नियमों का पालन बिना किसी सवाल के किया। शीतल की दुनिया उसके परिवार तक सीमित थी। उसे बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं था, न ही आधुनिक समाज की नई सोच से कोई मतलब। उसके लिए उसका परिवार ही उसका सब कुछ था, और उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। शीतल की जिंदगी रमेश के साथ सुखद बीत रही थी। उसके लिए उसका पति ही उसकी दुनिया था और वह उसके साथ हर खुशी को जीना चाहती थी। हालांकि उसने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि एक पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होता, उसमें प्रेम, नज़दीकियां और अपनेपन का रंग भी होना चाहिए। रमेश एक मेहनती इंसान था, दिन भर व्यापार में व्यस्त रहता, लेकिन जब भी घर आता शीतल उसके लिए पूरा वक्त निकालती। वो हमेशा चाहती थी कि उनका रिश्ता केवल रूढ़ियों तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें एक विशेष मिठास भी बनी रहे। हर रात जब रमेश उसके पास होता, शीतल अपने भीतर की भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती। वो हमेशा उन पलों में आगे बढ़कर पहल करती, जैसे एक रानी अपने राजा को अपने पास बुलाती है। वो रमेश को प्यार से बाहों में भर लेती, उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखती और फिर धीरे से उसके चेहरे पर अपने होंठ रख देती। रमेश अक्सर शर्मा जाता, लेकिन शीतल को उसकी झिझक अच्छी लगती। वह मुस्कुराते हुए अपनी लिपस्टिक ठीक करती, फिर उसे एक गहरा चुंबन देकर उसकी गालों पर अपनी लिपस्टिक की छाप छोड़ने की कोशिश करती। अब तुम भी मेरे जैसे दिख रहे हो, वह खिलखिला कर कहती, जबकि रमेश हल्का सा मुस्काता और धीरे से उसे पास खींच लेता। उनका ये खेल एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम और अधिकार को दर्शाता था। शीतल ने अपने पति पर एक स्नेहमयी पकड़ बना ली थी। वो केवल एक समर्पित पत्नी ही नहीं थी, बल्कि एक प्रेमिका भी थी, जो अपने रिश्ते में नयापन बनाए रखना जानती थी। शीतल सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक आदर्श बहू भी थी। उसने हमेशा यही माना था कि शादी के बाद ससुराल ही उसका असली घर है और वहाँ के लोग ही उसका परिवार। वो अपने सास ससुर की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना, समय पर दवाई देना, उनकी पसंद का खाना बनाना, ये सब उसके लिए किसी कर्तव्य से बढ़कर प्यार और सम्मान का हिस्सा था। उसके घर में जेठ और जेठानी भी थे, जिनका एक बेटा था। शीतल हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि घर में किसी को कोई तकलीफ न हो। जेठानी से उसका रिश्ता आदर और स्नेह का था, और वह अपने जेठ का भी पूरा सम्मान करती थी। परिवार के बड़े होने के नाते जेठ जेठानी की बातें घर में मानी जाती थीं, और शीतल ने कभी उनके सामने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन परिवार की देखभाल करने के बावजूद वह अपनी जगह बनाना भी जानती थी। अपने हक को कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जताती, लेकिन अपने अधिकार को नज़रअंदाज भी नहीं होने देती। वह सबका ख्याल रखती, लेकिन जब बात रमेश की आती, तो वह सबसे पहले उसे चुनती। वह जानती थी कि एक पत्नी का पहला कर्तव्य उसके पति के प्रति होता है,
और यही वजह थी कि वह हर हाल में अपने और रमेश के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती। शीतल का जीवन बाहरी दुनिया से कटकर था, लेकिन घर के अंदर वह अपने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभा रही थी, एक बहू, एक भाभी, एक चाची और सबसे बढ़कर एक प्रेम करने वाली पत्नी के रूप में। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शीतल का हंसता खेलता परिवार धीरे धीरे कठिन दौर से गुजरने लगा। पहले उसके ससुर का निधन हुआ, फिर कुछ ही महीनों में सास भी उसे छोड़कर चली गईं। घर का माहौल भारी हो गया था। शीतल ने खुद को संभाला और अपने जेठ जेठानी के साथ मिलकर परिवार को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन शायद ये दुखों का अंत नहीं था। कुछ ही वर्षों में एक एक कर उसके जेठ और फिर जेठानी भी इस दुनिया से चले गए। घर, जो कभी रिश्तों की गर्माहट से भरा था, अब धीरे धीरे सूना होने लगा था। जेठ जेठानी का बेटा अंकित था भी, अब अंकित जवान हो चुका था, दुनिया की समझ भी आ गई थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से कोसों दूर था। न तो कोई काम करता, न ही कमाने की कोई फिक्र थी। अपने माता पिता के लाड प्यार में पला बड़ा, वह हमेशा उनके संरक्षण में रहा था। जीवन के बड़े फैसले अब तक उसके माता पिता ही लेते आए थे, और वह बस उनके बताए रास्तों पर चलता रहा। जब तक उसके माता पिता थे, वह दुनिया की उलझनों से बेखबर था। लेकिन उनके अचानक चले जाने के बाद वह एक अजीब असुरक्षा से घिरने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। घर में अब बस शीतल और उसका पति रमेश थे। शीतल ने हमेशा उसे परिवार का हिस्सा माना, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थीं। अंकित के मन में खालीपन था और शीतल के स्वभाव में एक नया बदलाव आने वाला था, एक ऐसा बदलाव जो धीरे धीरे अंकित की दुनिया को भी बदल देगा। शीतल ने शुरू में अंकित का बहुत ध्यान रखा। उसके माता पिता के चले जाने के बाद वो उसके लिए माँ जैसी बन गई थी। उसका खाना, उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, सब कुछ उसी ने संभाल लिया था। अंकित को भी शीतल के स्नेह में एक सुरक्षा महसूस होती थी। वह अकेला था, लेकिन शीतल के होने से उसे ऐसा नहीं लगता था कि उसके जीवन में कोई कमी है। लेकिन धीरे धीरे समाज की बातें शीतल तक पहुंचने लगीं। पड़ोस की औरतें, रिश्तेदार, यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी उसे टोकने लगे, बहू, पति के होते हुए तुम्हें किसी और की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। शीतल एक पारंपरिक भारतीय स्त्री थी, जिसने हमेशा समाज के नियमों को महत्व दिया था। वह जानती थी कि लोग क्या सोचते हैं, इसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। वह अपने पति को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहती थी, और अब समाज के ताने उसे अंदर तक कचोटने लगे थे। धीरे धीरे उसने अंकित के प्रति अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। जो पहले स्नेह था, वह अब एक औपचारिक जिम्मेदारी जैसा लगने लगा। वह अब पहले जैसी कोमल नहीं थी, अब उसमें एक ठहराव आ गया था, एक ऐसा बदलाव जिसे अंकित भी धीरे धीरे महसूस करने लगा। शीतल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां वह अंकित को अपने बेटे जैसा देखती थी, अब वह उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगी थी, जिसे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना था। समाज के दबाव और पारंपरिक सोच ने उसे यह समझाया कि एक औरत को अपने पति के अलावा किसी और को इतना समय और देखभाल नहीं देनी चाहिए। अब शीतल का तरीका बदलने लगा था। वह अंकित से घर के काम करने की उम्मीद करने लगी थी। धीरे धीरे वह उसे न सिर्फ घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने के लिए कहने लगी, बल्कि उसे ये भी समझाने लगी कि अब वह बड़ा हो गया है और उसे घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। अंकित, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें घर के कामों में मदद करनी होगी, शीतल ने एक दिन किचन में बर्तन धोते हुए कहा। तुम्हारी चाची अब तुमसे घर के कामों में मदद करने की उम्मीद करती हैं। अंकित थोड़ा चौंका। वह पहले सिर्फ अपनी माँ और पिता के आदेशों का पालन करता था, लेकिन अब शीतल के ऐसे शब्द उसके लिए नए थे। लेकिन चाची,
मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, अंकित ने हल्के से शर्मिंदे होते हुए कहा। क्योंकि आप हमेशा मेरी माँ जैसी रही हैं, मुझे लगता था कि आप मुझे समझेंगी। शीतल ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और फिर उसे धीरे से बताया, समझना तो तुम्हें अब खुद ही होगा। तुम्हें अब मेरी मदद करनी होगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अंकित। घर की देखभाल, परिवार की देखभाल, ये सब मिलकर करना है। ये शब्द अब शीतल के भीतर एक नई भूमिका का संकेत दे रहे थे। वो अब सिर्फ अंकित की चाची नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी महिला के रूप में देख रही थी, जो परिवार के प्रति अपनी भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार है और अपनी शक्ति का उपयोग भी। उसका स्वर अब दयालु नहीं, बल्कि थोड़ा सख्त और दबाव डालने वाला हो गया था। अंकित की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने चुपचाप अपनी चाची की बात मानी और आगे बढ़कर कुछ काम करने लगा। शीतल ने महसूस किया कि अब अंकित पर अपना नियंत्रण स्थापित करना और भी आसान हो रहा था। उसे एक नई ताकत महसूस हो रही थी, एक ऐसी ताकत जो अब परिवार की देखभाल के नाम पर उसने हासिल की थी। एक दिन दोपहर को शीतल घर के आंगन में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी और उसने देखा कि उसके बड़े पैर के नाखून कुछ लंबे हो गए थे। उसकी नज़र में एक चमक आई। उसने पास ही खड़े अंकित को आवाज़ दी, अंकित इधर आओ। अंकित, जो अभी अभी किचन से कुछ बर्तन साफ करके आया था, थोड़ा हिचकिचाते हुए शीतल के पास पहुंचा। जी चाची, उसने धीरे से पूछा। शीतल ने अपने पैर को थोड़ा आगे बढ़ाया और अपने बड़े पैर के नाखून की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, मेरे नाखून बड़े हो गए हैं। जाओ, मेरी नेल पॉलिश की बोतल ले आओ और इन्हें रंग दो। अंकित थोड़ा ठिठका। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन चाची, मैं ये कैसे करूँगा? मुझे तो नहीं आता, उसने थोड़ा असहज होते हुए कहा। शीतल ने उसकी ओर एक तिरछी नज़र डाली और फिर अपने स्वर को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, क्या नहीं आता? सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या? तू यहाँ दिन भर क्या करता है, अंकित? बस खाना खाता है, सोता है और मेरे पीछे पीछे घूमता है। कुछ काम तो सीख ले। या फिर तुझे लगता है कि तू अभी भी कोई छोटा बच्चा है, जिसकी हर चीज़ मैं संभालूंगी? अंकित ने नीचे देखा, उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने धीरे से कहा, नहीं चाची, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं कोशिश करूंगा। शीतल ने एक ठंडी हंसी हंसी और फिर कुर्सी पर और आराम से बैठते हुए कहा, कोशिश करेगा? अंकित, तू तो इंसान है, फिर ये बहाने क्यों? देख, मैंने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया। तेरे माँ बाप के जाने के बाद भी मैंने तुझे संभाला, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है। अब तुझे भी कुछ करना होगा। मेरे पैरों के नाखून रंगना कोई बड़ी बात नहीं है। चल, जल्दी कर। अंकित का चेहरा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शीतल उससे इस तरह बात करेगी। वह चुपचाप अंदर गया और शीतल की नेल पॉलिश की बोतल ले आया। जब वह वापस आया, तो उसके हाथ में गेरुए रंग की नेल पॉलिश की बोतल थी और वह शीतल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। शीतल ने अपने पैर थोड़े और फैलाए, अपनी पीठ टिका ली और आराम से बैठ गई। सामने अंकित घुटनों के बल झुका हुआ था, उसके हाथ में गेरुए रंग की नेल पॉलिश की बोतल थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और हाथ थोड़े कांप रहे थे। शीतल ने अपनी नज़र नीचे डाली। अंकित, जो हमेशा घर का बेटा कहलाता था, अब उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। ये पहली बार था जब किसी ने इस तरह उसके पैरों के सामने सिर झुकाया था। उसे यह एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी है और अंकित कितना छोटा। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। इसकी हर चीज़ मेरे नियंत्रण में है, इसका हर काम मेरी अनुमति पर निर्भर करता है। वह हल्के से मुस्कुराई।
धीरे से अपने पैर की उंगलियां हिलाईं और देखा कि अंकित एकदम सतर्क हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वह हर इशारे के लिए तैयार था। क्या मैं हमेशा से इतनी शक्तिशाली थी? शीतल ने खुद से सवाल किया। नहीं, ये पहली बार था जब उसे अपनी शक्ति का पूरा एहसास हुआ था कि सामने झुका ये लड़का अब उसके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर है। उसने धीमे स्वर में कहा, बहुत ध्यान से लगाना। अंकित ने सिर हिलाया और पूरी निष्ठा से काम में लग गया। लेकिन शीतल को अब समझ आ गया था ये सिर्फ शुरुआत थी। अंकित थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने नेल पॉलिश की बोतल उठाई, ब्रश निकाला और ध्यान से रंग भरने लगा। लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। शीतल चुपचाप उसे देख रही थी, उसकी नजरों में अधिकार था। अचानक अंकित के हाथ से ब्रश थोड़ा फिसल गया और गहरे लाल रंग की नेल पॉलिश उसके पैर की उंगलियों के पास फैल गई। शीतल ने एक धीमी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों की चमक ठंडी हो गई। अंकित, उसने उसकी ओर देखा, ये क्या किया तुमने? माँ, माफ कीजिए चाची, अंकित ने घबराकर कहा, जल्दी से कपड़ा उठाकर साफ करने की कोशिश की। शीतल ने धीरे से अपना पैर खींच लिया। रुक जाओ, अंकित एकदम ठहर गया। तुम्हें इतना छोटा सा काम दिया और तुमसे वो भी नहीं हुआ। उसकी आवाज अब हल्की लेकिन प्रभावशाली थी। अंकित सिर झुकाए बैठा रहा। अब तुम्हें सजा मिलेगी, शीतल ने कहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अपनी साड़ी के पल्लू से खेल रही थीं। शीतल ने धीरे से अपनी साड़ी को ठीक किया और कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी नज़र अब भी अंकित पर थी, जो सिर झुकाए बैठा था। गलती की है तो सजा भी मिलेगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। अंकित ने धीरे से ऊपर देखा। चाची, प्लीज, अगली बार ध्यान रखूंगा, उसकी आवाज में विनती थी। अगली बार, शीतल ने हल्की हंसी के साथ कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ दूंगी? उठो। अंकित तुरंत खड़ा हो गया। अपने कान पकड़ो, शीतल ने आदेश दिया। अंकित थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। अब 100 उठक बैठक करो और हर बार मुझसे माफी मांगोगे, शीतल ने एक सख्त स्वर में कहा। और ध्यान रहे, अगर बीच में रुके तो फिर से गिनती शुरू होगी। अंकित की आंखें चौड़ी हो गईं। चाची, 100 बहुत ज्यादा है। शीतल ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो? अंकित ने जल्दी से सिर हिलाया और पहली उठक बैठक शुरू की। माफ कीजिए चाची, उसने धीरे से कहा। ऊंची आवाज में शीतल ने सुधार किया। माफ कीजिए चाची, अंकित ने अब और जोर से कहा। हर उठक बैठक के साथ उसकी टांगों में दर्द बढ़ता जा रहा था। लेकिन शीतल की आंखों में कोई दया नहीं थी। वह शांति से बैठी रही, अपने नाखूनों को देखती रही, मानो ये सब बिल्कुल सामान्य हो। जब अंकित ने 50 पूरे किए, उसकी सांसें तेज हो गईं। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिरने लगीं। थक गए? शीतल ने पूछा। अंकित ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। अच्छा है, क्योंकि तुम अभी आधे ही पहुंचे हो, शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। अंकित ने दर्द के बावजूद फिर से उठना बैठना शुरू किया। माफ कीजिए चाची, जोर से, माफ कीजिए चाची। आखिरकार जब वह 100 पूरे कर चुका था, वह जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। शीतल ने उसकी हालत देखी, फिर धीरे से अपने पैर सामने किए। अब मेरे नाखून अच्छे से पेंट करो, इस बार बिना किसी गलती के। अंकित ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसकी आंखों में हार और शीतल के प्रति एक नई तरह की श्रद्धा थी। अंकित कांपते हाथों से ब्रश उठाकर फिर से शीतल के नाखूनों पर रंग भरने लगा। इस बार वह बेहद सावधानी बरत रहा था, हर स्ट्रोक को धीरे धीरे और पूरी एकाग्रता से लगाते हुए। उसकी सांसें थमी हुई थीं, जैसे एक छोटी सी गलती भी उसे फिर से कठोर दंड की ओर ले जा सकती थी।
शीतल अपने आराम कुर्सी पर बैठी निश्चिंतता से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में कठोरता अब भी बनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि झलक रही थी। हालांकि उसे अभी भी अंकित का काम पूरा परफेक्ट नहीं लगा था। जब अंकित ने आखिरी नाखून पर ब्रश फेरकर धीरे से पीछे हटकर उसकी ओर देखा, तो उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। शीतल ने अपने नाखूनों को ध्यान से देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, अब भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन चलो, पहली बार की तुलना में बेहतर किया है। धीरे धीरे सीख जाओगे। अंकित ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि अभी उसे और सुधार करना होगा। शीतल ने अपने पैरों को थोड़ा आगे बढ़ाया और हल्के स्वर में कहा, फिर कोशिश करना और बेहतर होनी चाहिए। अंकित ने धीरे से सिर हिलाया। उसे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा थी और असली सीखने का सफर अभी शुरू ही हुआ था। अंकित ने जैसे ही अपनी जगह से उठने की कोशिश की, शीतल ने अपना एक पैर उसके गोदी पर रख दिया। उसकी हल्की लेकिन ठोस पकड़ ने अंकित को वहीं जकड़ लिया। वह हड़बड़ा गया, उसके चेहरे पर असमंजस और घबराहट के भाव उभर आए। शीतल ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी और ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए गए। मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी क्या? अंकित का गला सूख गया। उसने तुरंत सिर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, माफ कीजिए चाची, मैंने बिना आपकी इजाजत के जाने की कोशिश की। शीतल ने अपना पैर हल्के से दबाया, जैसे उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। अब तुम सीख रहे हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगली बार बिना पूछे हिलने की भी हिम्मत मत करना, समझे? अंकित ने तुरंत सिर हिलाया। अब उसे एहसास हो रहा था कि शीतल के सामने उसका हर कदम उसकी अनुमति पर निर्भर करेगा। शीतल ने अपने पैर की पकड़ जरा भी ढीली नहीं की और अंकित को गंभीर निगाहों से घूरते हुए बोली, काम पूरा नहीं हुआ है, इतनी जल्दी जाने की सोचना भी मत। अंकित का सिर झुका हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने धीरे से पूछा, और क्या करना है चाची? शीतल ने अपने पैरों की उंगलियां हिलाईं, जैसे उसे याद दिला रही हो कि काम अधूरा है। अंकित ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन शीतल की कड़ी निगाहों से फिर झुक गया। उसके हाथ अब भी नेल पॉलिश की बोतल पकड़े हुए थे, लेकिन शीतल की बात सुनकर वे हल्के से कांप गए। शीतल ने अपने पैर की उंगलियां फिर से हिलाईं और शांत मगर आदेशात्मक स्वर में बोली, नेल पॉलिश अभी गीली है और मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। तुम्हें अपनी सांसों की ताकत से इसे सुखाना होगा। अंकित की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। शीतल का आदेश ही अब उसके लिए अंतिम सत्य था। वह धीरे धीरे आगे झुका, उसके चेहरे पर संकोच और घबराहट के मिश्रित भाव थे। शीतल ने अपना पैर जरा भी नहीं हटाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक संतोष, एक एहसास कि अब वह पूरी तरह से अंकित पर हावी हो चुकी है। जल्दी करो, उसने ठंडे स्वर में कहा। अंकित ने कांपते हुए धीरे धीरे अपने होठों से हवा छोड़नी शुरू की। उसकी गर्म सांसें शीतल के नाखूनों को छूने लगीं। वह पूरी लगन से उन्हें सुखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर सांस के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह और भी छोटा होता जा रहा है। शीतल ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। अब ये सही दिशा में जा रहा है, उसने मन ही मन सोचा। जब कुछ देर तक अंकित अपनी सांसों से शीतल के नाखून सुखाने में लगा रहा, तो शीतल ने धीरे से अपने पैर को हिलाया और उसके चेहरे की ओर देखा। अच्छा है, उसने संतुष्ट भाव से कहा, अब तुम जा सकते हो। अंकित ने तुरंत सिर हिलाया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर राहत और संकोच दोनों थे। उसने एक पल के लिए शीतल की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही अधिकारपूर्ण ठहराव था, जो अब अंकित को किसी और ही दुनिया का एहसास करा रहा था। जैसे ही अंकित कमरे से बाहर निकला, शीतल ने एक गहरी सांस ली।
उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसके मन में एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था। अब ये सही दिशा में जा रहा है, उसने खुद से कहा। ये पहली बार था जब उसने इतनी स्पष्टता से महसूस किया कि अंकित उसके सामने कितना छोटा और बेबस है। उसने अपने पैरों को आराम से फैलाया और अपने नाखूनों को देखा, वे अब पूरी तरह से सूख चुके थे और उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक छाया थी। अच्छा सीख रहा है, उसने सोचा। धीरे धीरे इसे मेरी इच्छाओं के अनुसार चलना आ ही जाएगा। रमेश की शिकायत। कुछ दिनों में शीतल ने अंकित को पूरी तरह से अपना सहायक बना लिया था। वह अब रोजमर्रा के छोटे बड़े कामों में उसकी मदद लेती, लेकिन यह मदद कम और एक हुक्म की तरह ज्यादा होता। अंकित अब चुपचाप शीतल की हर बात मानता था, कभी पानी लाकर देना, कभी उसके पैर दबाना, कभी उसकी चप्पलें सही जगह रखना। धीरे धीरे ये सब उसके लिए सामान्य हो गया था, लेकिन रमेश को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। एक शाम जब रमेश घर आया तो उसने देखा कि अंकित शीतल के लिए चाय बना रहा था। रमेश ने थोड़ा अचरज से देखा और फिर शीतल से कहा, शीतल, ये क्या हो रहा है? अंकित घर का है, नौकर नहीं है। तुम इसे हर समय अपने काम क्यों करवा रही हो? शीतल, जो आराम से बैठी अपनी चाय का इंतजार कर रही थी, रमेश की बात सुनकर मुस्कुराई। उसने धीरे से जवाब दिया, अरे, इसमें क्या बुरा है? घर में है, थोड़ा काम करने से सीख ही रहा है। वैसे भी अब वो बच्चा नहीं रहा, उसे जिम्मेदारी समझनी चाहिए। रमेश ने नाखुशी से सिर हिलाया, लेकिन इस तरह से तुम उससे इस तरह पेश आती हो जैसे वह सिर्फ तुम्हारी सेवा के लिए है। शीतल ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रमेश, तुम नहीं समझोगे। घर में अनुशासन होना जरूरी है। और वैसे भी जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने भी बिना सवाल किए सबकी सेवा की थी। अब अंकित को भी सीखना होगा। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। अंकित, जो ये सब सुन रहा था, सिर झुकाए चाय लेकर आया और शीतल के सामने रख दी। शीतल ने कप उठाया, एक सिप लिया और फिर अंकित की ओर देखकर कहा, अगली बार थोड़ी और चीनी डालना। अंकित ने धीरे से सिर हिलाया और रमेश ये सब देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। रमेश गहरी सांस लेकर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसकी भौहें तनी हुई थीं, मन में असंतोष था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पा रहा था। शीतल ने उसकी यह हालत देखी तो हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। वह धीरे धीरे रमेश के पीछे गई, इतने हल्के कदमों से कि उसे भनक तक न लगे। फिर अचानक उसने अपने दोनों हाथों से रमेश को पीछे से जकड़ लिया। रमेश चौंक गया, अरे शीतल, यह क्या कर रही हो? शीतल ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए हल्के से उसके कान के पास फुसफुसाया, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत है अगर मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ? रमेश ने लंबी सांस ली, मुझे दिक्कत आराम से नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि तुम उसे अपने से बहुत छोटा समझ रही हो। शीतल ने एक हल्की हंसी भरी और उसके कंधे पर धीरे से अपनी ठुड्डी टिकाए, अच्छा, और तुम क्या समझते हो? क्या मैं गलत कर रही हूँ? रमेश ने सिर झुका लिया। शीतल की पकड़ में बंधे हुए उसने धीरे से कहा, मुझे बस यह अजीब लग रहा है। शीतल ने उसकी पकड़ थोड़ी और कसते हुए गहरी आवाज में कहा, अजीब नहीं, सही शब्द है, नया। बस आदत डाल लो, रमेश। अब चीजें थोड़ी अलग होंगी। रमेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शीतल की गर्म सांसें उसके कानों के पास थीं, उसकी पकड़ मजबूत थी। शीतल की पकड़ रमेश पर और कसती जा रही थी। रमेश ने घबराकर कहा, शीतल, ये जो तुम कर रही हो, वो सही नहीं है। अंकित के साथ जो हो रहा है, वह ठीक नहीं लग रहा। शीतल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। बल्कि
उसने रमेश को और कसकर जकड़ लिया। रमेश को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन शीतल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह ज्यादा हिल भी नहीं पाया। शीतल, छोड़ो मुझे। लेकिन शीतल को कोई जल्दी नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे को रमेश के चेहरे के करीब लाया और उसके गालों पर हल्के हल्के चुंबन देने लगी। उसकी गर्म सांसें रमेश के कानों के पास महसूस हो रही थीं। तुम परेशान मत हो, रमेश, शीतल ने एक गहरी, धीमी आवाज में कहा। मैं जो भी कर रही हूँ, सोच समझ कर रही हूँ। और याद रखना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं रुक जाऊंगी। जो मैं करने जा रही हूँ, उसे बस देखते जाओ। उसने रमेश के चेहरे पर और जोर से अपने होंठ रख दिए, उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। रमेश अब असहज हो गया था, लेकिन शीतल की हरकतों के आगे उसकी विरोध करने की हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। शीतल के चेहरे पर संतोष का भाव था। उसे अपना अधिकार दिखाने में एक अलग ही सुख मिल रहा था। उसने रमेश को हल्का सा झटका देकर सोफे पर छोड़ दिया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब चुपचाप बैठकर देखो, मैं क्या करने वाली हूँ। रमेश ने धीरे धीरे अपनी सांसें संभाली, लेकिन उसकी आंखों में असमंजस और चिंता साफ झलक रही थी। शीतल ने रमेश को छोड़ते ही एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उसके बगल में सोफे पर बैठ गई। रमेश अभी भी थोड़ा असहज था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। शीतल ने अपने दुपट्टे को ठीक किया, अपनी साड़ी की सिलवटें संभाली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के तेज आवाज में पुकारा, अंकित, इधर आओ। रमेश ने एक क्षण के लिए शीतल की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी, लेकिन वह जानता था कि शीतल की मर्जी के आगे उसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। कुछ ही पलों में अंकित धीरे धीरे अंदर आया। उसकी चाल में एक हल्की झिझक थी। उसने शीतल और रमेश को एक साथ बैठे देखा तो वह और भी सतर्क हो गया। जी, चाची, उसने धीरे से पूछा, सिर थोड़ा झुकाते हुए। शीतल ने अपने नाखूनों को निहारते हुए ठंडी आवाज में कहा, इधर आओ मेरे पास। अंकित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। रमेश की नजरें कभी शीतल पर जाती, कभी अंकित पर। वह समझ नहीं पा रहा था कि शीतल आगे क्या करने वाली है। शीतल ने हल्के से अपनी चूड़ियां खनकाईं और अंकित की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अधिकारपूर्ण चमक थी, जो रमेश ने पहले भी देखी थी। तुम्हें पता है न, मैं जब बुलाती हूँ, तो बिना देर किए आना चाहिए। अंकित ने तुरंत सिर हिलाया, जी, चाची। आगे से ध्यान रखूंगा। शीतल के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह सोफे पर और सहज होकर बैठ गई, और फिर धीरे से बोली, अच्छा, अब घुटनों के बल बैठो। रमेश ने एक झटके में शीतल की ओर देखा। उसकी सांसें थमी, लेकिन वह अब भी चुप था। अंकित ने एक पल के लिए शीतल की आंखों में देखा, फिर बिना कोई सवाल किए धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। शीतल ने रमेश की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, अब देखो, मैं क्या करने वाली हूँ।